हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 71वीं बीपीएससी के लिए बाइलिंगुअल करके मॉक टेस्ट कराया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मिक्स प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मैंने रखा है। तो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। और आपको पता ही है क्वेश्चन का लेवल हमारा किस तरह का रहता है, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मॉडरेट टू हाई लेवल का हमने क्वेश्चन रखा है और सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके रखा है यहाँ पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो शिवपाद शेखर की उपाधि बताइए कि निम्नलिखित में से किसने धारण की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो थी चोल वंश के प्रमुख और एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 907 से लेकर के 955 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो इनकी उपाधि थी शिवपाद शेखर की उपाधि थी। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे इनके आपको पता ही होगा, विजयालय। तो ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, विजयालय। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक राजेंद्र प्रथम जो है इन्होंने भी एक उपाधि धारण की थी जो कि बहुत बार पूछा था पेपर में। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करते थे, बैंक का भी काम करते थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, हुविस्क के काल का जो मथुरा अभिलेख है, हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख, इससे प्राप्त होता है कि प्राचीन श्रेणियां थी वो बैंक का भी काम करते थे। राइट, ऑप्शन ए हुविस्क जो है वो कनिष्क के समय के संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आता है कि मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी। मथुरा मूर्तिकला शैली जो है वो किसके समय में प्रारंभ हुई थी, तो कुषाण वंश के समय में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की काव्य शैली का प्राचीन नमूना किसके अभिलेख से, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वो किसके अभिलेख से मिलता है। अगर आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस सीरीज को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 149 लाइक्स रखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर दे। अगर 149 लाइक्स अगर आप नहीं देंगे तो मैं आगे नहीं करूंगा कंटिन्यू। जब आप लोग डिमांड करते हो तो उस पर खरा उतरिए। तो देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पे निकलेगा ऑप्शन ए। काठियावाड़ की रुद्रदामन का जो अभिलेख था वो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना माना जाता है। हम जनरली जानते हैं पहला अभिलेख जो है वो अशोक के समय में भी देखने को मिलता है। यानी अशोक के अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में होते थे और वे सीधे दार्शनिक या फिर नैतिक शैली पर होते थे। लेकिन कव्यात्मक शैली की बात करें तो सबसे पहला जो शैली मिलता है वो यही है रुद्रदामन का, जो कि पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था और ये पहला अभिलेख है जो गद और पद दोनों में उपलब्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। तो अगर आपने ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। पेनुगोंडा जो है ये आपका विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। ध्यान रखना है कि पेनुगोंडा जो है वो विशेष रूप से तिरुमला रॉय यानी 1570 के शासन काल में दूसरी राजधानी बना, जब हम्पी पर आक्रमण या फिर कह सकते हैं कि खतरा बढ़ चुका था। ठीक है, और पहली राजधानी हम्पी हुआ करता था। राइट, नेक्स्ट आता है। अच्छा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने और कब किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक जो है वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे वो कौन थे, क्या बनेगा राइट आंसर। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। जो कुषाण वंश के शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्या आता है कि कृष्णदेवराय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, ध्यान दीजिएगा असत्य है। कृष्णदेवराय के संबंध में, कृष्णदेवराय प्रथम के संबंध में, तो उन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण कराया, बिल्कुल सही है। उन्होंने उड़ीसा, गुलबर्गा और उदयगिरी पर अधिकार किया था, ये सही है। उनका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया जैसे कि ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक उनके दरबार में था, ये पॉइंट गलत है।
क्योंकि अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के समय में आया था। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जो विजयनगर साम्राज्य में यात्रियों का क्रम रहा, किस किस समय में कौन से आए थे, वो मैंने ट्रिक से याद कराया था। पुरानी वीडियोस हमारी देख लीजिएगा, समझ में आएगा। मैं आपको बस यहाँ पे छोटा छोटा बताता हूँ। निकोलो कॉन्टी जो है वो इटली यात्री था, देवराय प्रथम के समय में आया। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में आया था। नुनी जो है मल्लिकार्जुन के समय में। और डोमिंगो पायस जो था वो कृष्ण देवराय प्रथम। और साथ ही साथ बारबोसा वो कृष्ण देवराय के समय में था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न पे नजर डालते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। बताइए कि ये बात किसके लिए है, किस नेता के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। उन्होंने स्वयं को भारतीय नगाड़ा कह करके यह दर्शाया कि उनका कार्य भारतीयों को जागृत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल डी हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक जो है वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो कुषाण तो ऑप्शन सी फिलहाल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। देखिए गाइस, जो पीडीएफ होगा वो हम आपको बता दें कि ये पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्रिंटेबल, और ये वाला पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बी आर मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो है, ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एमएल सिंघवी की बात करें, जो सिंघवी समिति भी एक आपने जानते हैं 1986 का वो समिति है, कई बार पूछा जाता है। तो इनसे रिलेटेड याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन पर समिति बनाई गई जिसकी सिफारिशें 73वें संविधान संशोधन का था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा, बताइए कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि संतूर में शिव भजन, यानी शिव कुमार शर्मा और भजन मतलब भजन सुपारी, ये दो लोग जो है वो संतूर में शिव भजन करते थे। संतूर, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कि किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा डी करेक्ट है। नेक्स्ट की मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। मुंडारी नृत्य, तो मुंडारी नृत्य हो जाएगा ये आदिवासी समुदाय से संबंध झारखंड में, ऑप्शन ए। ठीक है, झारखंड में। अगला प्रश्न कि कोरापुट जिले में पचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडारण के लिए फेमस है। कोरापुट जिला, एक बार आपने देखा होगा एसआई मेंस में भी क्वेश्चन आया था, ये बिहार एसआई के मेंस में, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बक्साइट के लिए। ठीक है, बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन सी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसने अपने भाषण में कहा था। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में आंसू को पोंछना होगा, ये जो बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और ये कब कही गई थी, ये मैं आपको बता दूं। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर दिए गए ऐतिहासिक भाषण, जिसको हम लोग ट्रस्टी विथ डेस्टिनी कहते हैं, ट्रस्टी विथ डेस्टिनी में कहा था, इसी में इन्होंने ये भाषण में बात कही थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट की मुखौटा नृत्य, बताइए कि किस नृत्य शैली से संबंधित है। मुखौटा नृत्य जो किस शैली से संबंधित है, तो मुखौटा यहाँ पे हो जाएगा कथकली, जो कि कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें लोग मुखौटा और साथ ही साथ भारी भरकम मेकअप करते हैं, और जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कॉस्ट्यूम आपने देखा होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कथकली हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की भारत में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा निम्नलिखित में से किस काल में शुरू हुई थी। भारत में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा जो स्टार्ट की गई थी वो किस काल में की गई थी, तो कुषाण के समय में, कुषाण काल, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, कुषाण काल में, राइट। नेक्स्ट क्या आता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व निम्नलिखित में से किस कौन सा प्रकार था। यानी हिंदू शास्त्रों में भू राजस्व जो था वो कितना
वसूला जाता था। उपज का 1/6 भाग, ठीक है, उपज का यानी ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित उपज का 1/6 भाग, छठा भाग यहाँ पे बी हो जाता है, छठा भाग वसूला जाता था। बी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि मुगल चित्रकला के संबंध में विचित्र बात यह थी कि उसमें निम्नलिखित प्रकार के दृश्य थे। तो देखिए, मुगल चित्रकला में विचित्र बात ये थी कि उसमें दरबार या संस्कृति को भी दिखाया गया था, युद्ध को भी दिखाया गया था और पौराणिक कथाओं को के दृश्य को भी दिखाया गया था। तो ऑल ऑफ एबव करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आता है कि किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा निर्भर करती है। तो किसी भी पिंड की स्थिति ऊर्जा जो है वो निर्भर किससे करता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh, आपने पढ़ा होगा mgh यानी मास, ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि मास और हाइट दोनों पर ये डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पृथ्वी से उसकी ऊर्जा पर द्रव्यमान पे नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके द्रव्यमान पर पृथ्वी से ऊंचाई पर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी की ऊंचाई दोनों पर, तो यहाँ पे दोनों पे देख सकते हैं कि द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या आता है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखना है कि 3 सदस्यीय आयोग इसके बनाया गया था 1989 में। और अगर आपसे डेट भी पूछ ले तो वो डेट भी याद रखना है, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989, ठीक है, 1989, ये याद रखना, 16 अक्टूबर 1989, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कि सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सूचना के अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये लागू किया गया था 15 जून 2005 को, स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा। और 12 अक्टूबर 2005, ये डेट याद रखना गाइस, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, इस डेट को ये लागू हो चुका था। और ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की। तो लोकपाल की संस्तुति जो की गई थी वो प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो प्रशासनिक सुधार मतलब कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया वो 5 जनवरी 1966 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री मोरारजी देसाई जी को। लेकिन दूसरे अगर बात करें कि दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो वो 31 अगस्त 2005 को बना। और इसको गठन करने का आधार क्या था, तो सरकार द्वारा प्रशासन के जो प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, रेडियो धार्मिकता यानी रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इसके संबंध में अगर देखा जाए तो रेडियो जो एक्टिविटी होता है एक प्रकार का नाभिकीय गुण है, जो कि बिल्कुल सही है, करेक्ट। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा और सही केवल और केवल एक हो जाता है, ऑप्शन ए को टिक करें, राइट। नेक्स्ट कि यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कण जो है वो उत्सर्जित करता है, कण उत्सर्जित करता है। तो जनरली हम जानते हैं कि कण जो उत्सर्जित करेगा वो गामा किरण उत्सर्जित करेगा, इस तरह का, जब जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो वो गामा किरण। ऑप्शन में तो गामा किरण नहीं है, तो फोटोन क्या है, फोटोन एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और गामा किरण भी वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम फिलहाल डी को टिक करेंगे, क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा कि रेडियो एक्टिव क्षय में अगर अल्फा कण, ठीक है, अगर अल्फा कण जो है, अल्फा कण अगर रिलीज होता है तो वहां पे परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। लेकिन अगर बीटा कण उत्सर्जित होगा तो बीटा कण में क्या होगा कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, जबकि परमाणु द्रव्यमान
अपरिवर्तित रहेगा। तो ये दो चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? संरक्षण कह सकते हो, खाद्य को मतलब अच्छे से प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट की प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज ऑप्शन डी। नेक्स्ट की स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि यहाँ तक आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रोजाना वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट क्या था कि उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ते के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी या फिर बच्चा खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द का अर्थ जो बताता है वो है निर्वाचित प्रमुख, ठीक है, निर्वाचित प्रमुख ऑप्शन सी, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट की मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? मृच्छकटिका नामक नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, शूद्रक। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लाल सवाल है? तो लाल सवाल रोडोफाइसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, रोडोफाइसी याद रखिएगा, लाल सवाल रोडोफाइसी। अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को 200 इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन प्रोवाइड करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका मास्टर वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो 200 क्वेश्चन आप फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो देखिए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है, यहाँ पे डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न की डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्त की कगार पर है वो क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो डुगोंग है एक प्रकार का समुद्री जीव है, और ये एक तरह के स्तनधारी होते हैं, मैमल होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी जीव जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? कौन सी जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस में पूछा गया, तो आपको पता होगा कि नमक सत्याग्रह जब चल रहा था तो उस वक्त बिहार के लोगों ने एक और कर, जो कि हम कह सकते हैं चौकीदारी कर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ? तो सारण जिले से स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल, जब गांधी जी ने नमक जाकर के इसको बनाया था 6 अप्रैल, जब आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। तो और खत्म जब होता है तो वहीं पर बिहार में स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1930 को, सारण जिले में। तो ये याद रखिएगा, और उसी वक्त इन्होंने चौकीदारी कर को भी विरोध किया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो आपको पता होगा कि 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण जी ने के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था, और इन्होंने फरवरी 1938 में कुछ समय के बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट की किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी?
चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी प्रीवियस में ही पूछा गया है। बतख मियाँ, आपको पता होगा कि बतख मियाँ जो थे वो अंग्रेज नील बगान अधिकारियों की रसोइया थे, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान खाद्य विषक्ताओं द्वारा गांधी जी की हत्या के प्रयास को जो कि रोका था, इस तरह से गांधी जी की जान बचाई थी। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? और वो थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? बिहार में समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। 2018 सन 1975 में, सॉरी 1900 नहीं, 1875। 1875 में बिहार हेराल्ड किसने प्रारंभ किया? बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा। मैंने बिहार में समाचार पत्र पर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, नोट्स के फॉर्मेट भी कराया हुआ है, आपको सारा नोट्स हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सब कुछ एप्लीकेशन में दिया गया है, बिहार स्पेशल के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल हमारा मिल रहा है वो आपका 71 बीपीएससी वाला जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आपको सारे कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपको पता है कि गंगा जो है वो बिहार में कई जिलों से होकर के गुजरता है, और इसमें सबसे जो लंबी सीमा है, मतलब लंबा जो सबसे गंगा नदी सबसे लंबाई जो है वो पटना में, यानी ऑप्शन सी होगा, पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले में दर्ज की गई है? तो मैंने आपको जब 2011 की जनगणना बिहार के बारे में बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि जहां पर भगवान शिव की अगर मेला लगता है, शिव भगवान शिव का, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तो शिवहर से याद रख लो, ठीक है, शिवहर सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला यानी कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि ईसीआई मीडिया अवार्ड, ठीक है, ईसीआई मीडिया अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ईसीआई मीडिया अवार्ड दिया गया है दूरदर्शन चैनल को, ऑप्शन डी होगा, दूरदर्शन चैनल को। नेक्स्ट आता है कि युवा भारतीय पर्वतरोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? शिवांगी पाठक ने हाल ही में बहुत अच्छा कारनामा करके भारत को पूरा गर्वान्वित फील किया है, प्राउड फील कराया, और यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या आता है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है वो किसे मिला है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है इसको दिया गया, बी करेक्ट आंसर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में कौन सा देश डब्ल्यूएचओ द्वारा ओन्कोकोरका वेल्वुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश, पहला अफ्रीकी देश बन चुका है? तो ये बन चुका है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजर, नाइजर होगा, ऑप्शन डी नाइजर। ठीक है, नाइजर याद रखेंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये है कि डब्ल्यूएचओ ने उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कौन सा विकल्प अपनाने की सिफारिश की है? उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कौन से विकल्प को अपनाने की सिफारिश की है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम युक्त नमक का इस्तेमाल करने को सलाह दिया है, बी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए कुल मिलाकर हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस मिक्स थे। आई होप वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 149 लाइक करते हैं तब जाकर के मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, इस सीरीज को बंद कर दूंगा। सिर्फ आप लोग डिमांड करते हो कि ये लाया जाए वो लाया जाए, लेकिन देखने के टाइम पे तो आप गायब हो जाते हो। तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ हाथ लगती है तो निराशा। तो आप ऐसा मत करो, आपने डिमांड किया, मैंने उसे पूरा किया, तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 149 जो है लाइक्स चाहिए, तो आप लोग कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।